नमस्कार। 9:30 के प्राइम टाइम शो में मास्टर स्ट्रोक विद अभिषेक तिवारी। आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि मैंने मास्टर स्ट्रोक क्यों कहा। हमारे साथ हैं ओमकार चौधरी सर, ओशियन नेटवर्क से। क्या विपक्ष नरेंद्र मोदी के खिलाफ अब कोई मुद्दा नहीं बन रहा, तो झूठ, फेक न्यूज, इन सब चीजों का सहारा लेकर के जीतना चाहता है? वो विपक्ष कांग्रेस जिसने भारतीय करेंसी बनाने वाला स्कैम इतना बड़ा किया था कि भारत में ऑलमोस्ट ओरिजिनल नोटों की तरह जाली नोटों की बौछार लग गई थी। क्या वो लोग हिंदुओं को बांटने के लिए मोदी सरकार को हिंदू विरोधी दिखाने का षड्यंत्र कर रहे हैं? और इसमें तथाकथित राष्ट्रवादी मीडिया भी क्या शामिल हो गए हैं? मैं पहले ब्रीफ करते हुए 2-3 न्यूज को आपको दिखा दूंगा और उसके बाद हम ओमकार सर से बात करेंगे इस मुद्दे पे। क्या आप इनको भी हिंदू मानते हैं? बजट में कुम्हार, सुनार, मूर्तिकार समेत 164 पिछड़ी जातियों को सीधा फायदा पहुंचाने का प्रावधान है। क्या ये हिंदू नहीं है? एक तरफ आप बात करते हैं कि हिंदू इकोसिस्टम में आर्थिक रूप से हमें कारपेंटर नहीं मिलता, हमें मूर्तिकार नहीं मिलता, हमें मैकेनिक नहीं मिलता। दूसरी खबर पढ़नी और ज्यादा जरूरी है। 160 करोड़ 160 करोड़ का इनका बजट था, तो माइनॉरिटीज में मदरसा में स्कीमें चलती थी और फलाना ढिमकाना, उसको 10 करोड़ पे लेकर के आ गया। क्या यह कोई हिंदू विरोधी कार्य है? 160 करोड़ में सीधे 150 करोड़ की कमी। और तीसरा, मुस्लिम कैदियों को रिहा कराएगी सरकार? क्वेश्चन मार्क है। नए बजट के प्रावधान और आर्थिक मदद का। सबसे पहले मैं इसके बारे में बात करूं। सरकार ने कहा है कि वो गरीब लोग जो जमानत नहीं दे पाते हैं उनको रिहा करेगी। इसमें हिंदू भी है, इसमें मुसलमान भी है। लेकिन मुसलमानों के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जकात फाउंडेशन से लेकर के लगभग ऐसे 25-26 एक्टिव संगठन है जो हर एक मुसलमान का जमानत करा करके उसको जेल से बाहर निकाल देती है। बच जाते हैं सिर्फ और सिर्फ गरीब हिंदू उन जेलों में। इस बात की जांच पड़ताल करने के लिए अभिषेक तिवारी शो की टीम बिहार के 2 प्रमुख जेलों का दौरा करती है, हाजीपुर और पटना में, जो फुलवारी शरीफ के पास है जेल, वहां पे। आश्चर्यजनक रूप से आपको मैं बताऊं कि ये जो पूरा प्रावधान है ये छोटे मोटे क्राइम के लिए, मर्डर, रेपिस्ट, इनके लिए नहीं है। इनको जमानत सरकार नहीं दे रही है, टेररिस्ट को नहीं दे रही है। इसमें से कोई भी हमें मुसलमान ऐसा नहीं मिला जो जमानत के वजह से जेल से रिहा नहीं हुआ, लेकिन 87 हिंदू ऐसे मिले हैं। तो ओमकार सर, आपसे सीधा प्रश्न। पहले आज तक ने जिस प्रकार से धीरेन्द्र शास्त्री जी के खिलाफ, आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी के खिलाफ रिपोर्टिंग की, अब जी न्यूज जिस प्रकार से लगातार, पहले हमने देखा अर्नब केस में परमवीर सिंह को बुला करके किस प्रकार से उनका महिमा मंडित किया और एक तरह से बता दिया, थम्स अप करा दिया कि अर्नब को तो जेल में तुमने ठीक ठीक ही ठूसा था। और अब ये बड़ा के प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके बता रहे हैं कि भाई मोदी सरकार हिंदू विरोधी है। और रायता विंग, जिसको आप कहते हैं अतिवादी, अपने राजनीतिक अनुभव से, क्योंकि आपका 30-40 सालों का राजनीतिक अनुभव भी है, तो आप मुझे अनुभव के आधार पे ओमकार सर बताइए, क्या विपक्ष ऐसे चुनाव जीतना चाहता है? अभिषेक, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। जी। ये जब नरेंद्र मोदी 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनाए गए, उस भूकंप के बाद, विनाशकारी भूकंप के बाद, और फिर वो जो गोधरा कांड के बाद गुजरात में दंगा हुआ, उसके बाद से नरेंद्र मोदी के खिलाफ कब ये मीडिया नहीं था। मीडिया का एक बहुत बड़ा पार्ट लगातार नरेंद्र मोदी के चरित्र हनन में लगा हुआ रहा। और केवल ये नैरेटिव यहीं सेट नहीं किया गया कि भारत में ये सेट किया गया हो या दिल्ली में ही किया गया हो। लंदन में, वॉशिंगटन में, अलग अलग जो आपके देश हैं वहाँ से प्रकाशित होने वाले, और बहुत सारे ऐसे, अल जजीरा से लेकर के अभी जो बीबीसी। लेटेस्ट जो प्रकरण हुए हैं, इसमें भी आप देख लीजिए, राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के
खाड़ी के देशों में जिस तरीके से प्रशस्ति हुई है राहुल गांधी की, हम्म मेक ओवर हो गया उनका, तो पूरा जो है उनके बारे में परसेप्शन चेंज हो गया। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में मतलब नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक एजेंडा है हम्म जो 2002 से ही चलाया जा रहा है। हम्म 2013-14 में जब उनको सितंबर 2013 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ से, हम्म उसके बाद भी ये सारे एकजुट हुए। एकजुट होकर के उनके विरुद्ध क्या-क्या नहीं प्रोपेगेंडा किया गया। इसके बिल्कुल। अलावा क्या-क्या गाली नरेंद्र मोदी को नहीं दी गई। हम्म लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम इन छोटी-छोटी चीज़ों से विचलित क्यों हो रहे हैं? ये ना 2014 में नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोक पाए, हम्म ना उसके बाद जो अलग-अलग राज्यों में चुनाव हुए हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कुछ उखाड़ पाए। हम्म 2017 में जब बहुत प्रतिष्ठापूर्ण एक लड़ाई थी उत्तर प्रदेश में, हम्म क्योंकि कई सालों बाद भारतीय जनता पार्टी की वापसी होने वाली थी, हम्म तब यही अखिलेश यादव, राहुल गांधी सारे इकट्ठे हो गए थे यूपी के 2 लड़के कह कर के। इसी मीडिया ने इन्हीं माइंडसेट के पत्रकारों ने, अगर आप उनको पत्रकार कहना चाहें तो, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी कि भारतीय जनता पार्टी तो अ, मतलब ट्रेल करेगी और उत्तर हम्म प्रदेश में आ ही नहीं रही है। क्या हुआ? बिल्कुल। नतीजा क्या हुआ? अखिलेश यादव की पार्टी 47 पर सिमट गई और ये 28 से लुढ़क करके 7 सीटों पर सिमट गए हम्म कांग्रेस। फिर 2019 के चुनाव से पहले भी यही सब थे, यही सब कारस्तानी कर रहे थे, षड्यंत्र रच रहे थे, तरह-तरह की बातें मीडिया में आ रही थी। ओपिनियन पोल के नाम पर हर महीने ओपिनियन पोल के नाम पर एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था। बिल्कुल। नतीजा क्या हुआ? 2014 के मुकाबले 2019 में भारतीय जनता पार्टी को कहीं हम्म अधिक सीटें मिली। हम्म तो ये 2024 जैसे-जैसे नज़दीक आएगा, ये प्रोपेगेंडा फिर फैलाया जाएगा। लेकिन नतीजा क्या होगा, ये आप 2014 और 2019 के नतीजों से आप अंदाज़ा लगा लीजिए, या 2017 में और 2022 के शुरू में जो उत्तर प्रदेश समेत 5 में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और बीच में भी जितने विधानसभा चुनाव हुए, कुछ को छोड़ दीजिए, बाय डिफ़ॉल्ट वो होता है। हाँ, लेकिन वो तो चलता है। आम तौर पर जो है, जो देश की जनता है उसको तो पता है ना कि जो हम्म कुछ ये छापा जा रहा है, ये कोई ना कोई वहाँ बैठ कर के अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, चीज़ों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, पर हम्म अल्टीमेटली जब फैसला करने की बात आती है, तो हम्म लोग फैसला कर देते हैं। इन हम्म छोटी-छोटी चीज़ों में वो पड़ते ही नहीं हैं। हम्म ये बात ठीक कही आपने, लेकिन मैं आपको दो चीज और बताऊं। एक झटके में नरेंद्र मोदी ने 5,000 करोड़ का जो बजट था, उसको घटा करके मात्र तकरीबन जो है वो 3,000 करोड़, यानी 3,400 करोड़ तो कांग्रेस के समय भी था 2012-13 में, लेकिन अब वो 3,000 करोड़, यानी इतना मैसिव डिडक्शन। तो ये बताता है कि तृप्तिकरण की बात जरूर कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन उनका फोकस कहीं कुछ और है। इसके अलावे सर, दूसरा, हिडनबर्ग के रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से पहले रवीश कुमार की न्यूयॉर्क की यात्रा होती है और उसके बाद अडानी को ये काउंटर करते हैं। क्या ये अडानी के बहाने इनको ऐसा लगने लगा है कि अडानी को अगर काउंटर कर लेंगे तो नरेंद्र मोदी को रोक लेंगे? और ये अल्पसंख्यक बजट के नाम पे जो कह रहे हैं कि कुछ लोग अतिवादी हिंदू कहते हैं अल्पसंख्यक बजट क्यों, उसमें सभी धर्म के लोग होते हैं और ये भारत जो है अभी तक जियो पॉलिटिक्स भी भारत को करना होता है। ये थोड़ा आपको लंबा सोचना पड़ेगा। आज पाकिस्तान के हाथ में कटोरा यूं ही नहीं है। तो सर, इसको थोड़ा सा एलिब्रेट कीजिए कि ये क्या चल रहा है। एक तरफ अडानी को बर्बाद होते देख करके जो खुशियां मनाई जा रही है देश में, और दूसरा ये। जी। देखिए, ये सब चीज़ें होंगी ही। ये आप ना टाल सकते हैं, ना अवॉइड कर सकते हैं। डेमोक्रेसी के नाम पे बहुत कुछ होता है हम्म और रवीश कुमार की अमेरिका यात्रा का इस
हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से कोई लेना देना है नहीं है, या वो कोई इतनी बड़ी शख्सियत बन गए हैं कि किसी सर्वे कंपनी और एजेंसी को भी प्रभावित कर सकते हैं या मोटिवेटेड कर सकते हैं। मैं तो इस गलतफहमी में नहीं हूँ। वो पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा, वो अपने आप को बिना मतलब जैसा गुब्बारे में हवा भर दी जाती है, अपने को नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश करता रहा है। और बहुत सारे लोग हैं जो ये स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हाँ भाई, नरेंद्र मोदी ही इनकी नौकरी खा गए, इसीलिए वो बार-बार कह रहे हैं इंटरव्यूज़ में मेरे पेट पे लात मार दी। तुम्हारे पेट पे किसी ने अगर लात मारी है तो वो प्रणय रॉय और राधिका राय हैं। वो बिकने के लिए तैयार थे। एक कंपनी ने उनको खरीद उनको लिया। खरीद लिया। बस इतना सा किस्सा है। किसी ने ना रवीश कुमार से कहा कि तुम नौकरी छोड़ करके चले जाओ, ना निधि राजदान से कहा, ना जो 3 सीईओ समेत बड़े अधिकारी थे एनडीटीवी के उनसे कहा। सबको लगा कि अब तो चूंकि शासन प्रशासन बदल रहा है, इसलिए पतली गली से निकल लो। और खुद प्रणय रॉय और राधिका राय 5% शेयर अपने पास रख करके वो भी निकल लिए। वो भी अब संजय पुगलिया बैठते हैं एनडीटीवी के मुख्यालय में। तो मेरा कहने का आशय ये है कि ये इसका भी पता चल जाएगा कि वाकई कोई घपला किया है अडानी ने कि नहीं किया है। कोई ये तो घपला है। कोई घपला किया होगा तो सजा पाएगा आदमी, नहीं किया होगा तो एक बार फिर जिस तरीके से अतीत में तमाम नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई और किसी के कंधे पर बंदूक रख करके नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने की कोशिश की गई, ये भी विफल हो जाएगा। पिछले दिनों गौतम अडानी का एक इंटरव्यू रजत शर्मा के चैनल पर आ रहा था, जो उनकी अदालत वगैरह लगती है उसमें पूछा गया था और अच्छे खासे सवाल पूछे गए थे। हालांकि मैंने पूरा इंटरव्यू नहीं देखा, केवल पढ़ा उसके बारे में। तो उसमें एक जवाब उन्होंने दिया था कि नरेंद्र मोदी से कोई व्यक्तिगत फेवर नहीं ले सकता है, चाहे ये बात तो सर आप 2002 से आप खुद ही बोल रहे हैं। तो वही मैं कह रहा हूं कि कोई व्यक्तिगत फेवर उस आदमी से ले ले जिस आदमी ने 7 लोक कल्याण मार्ग के दरवाजे अपने भाइयों, अपने परिवार के लिए भी एक तरीके से बंदी रखे हुए हैं। बिल्कुल एक बंद बार है। उनकी माँ जरूर आई थी कुछ समय के लिए, लेकिन फिर वो वापस गांधीनगर लौट गई, अहमदाबाद लौट गई। तो ऐसे व्यक्ति से कोई, चाहे उद्योगपति हो या कोई भी हो, वो फेवर ले सकता है। और देखिए, बाकी तो छोड़ दीजिए, भारत रत्न से लेकर के पद्म विभूषण, पद्म भूषण और तमाम जितने भी ये नागरिक सम्मान है, वो कैसे कैसे लोगों को मिल रहे हैं आजकल। मतलब ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढ करके लाया जा रहा है जिनको वहाँ के लोग तो जानते हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या है देश के लिए, समाज के लिए, अलग अलग सेक्टर के लिए, लेकिन ठीक देश बात। नहीं जानता है। उनको सामने लेकर के आना ये शो करता है कि वहाँ सोर्स सिफारिश नहीं चल रही है। पार्टी के जो सीनियर नेता हैं वो अगर किसी को कह दें कि साहब इस बार इसको पद्म भूषण दे दो, वो चीजें नहीं चल रही हैं। वो चीजें नहीं चल रही, बिल्कुल सही बात है। दो सवाल हैं आपके लिए दर्शकों की तरफ से। सारी दुनिया की मीडिया नॉन लेफ्ट लीडर्स के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं। देख लीजिएगा आप लोग, इस बार यूएसए में भी ट्रंप के खिलाफ जो है वो चलाएंगे, ठीक है ये बात। लेकिन एक यश शर्मा जी का है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोदी जी ने गुजरात के बाद कहा था कि अब हम बनने वाले हैं, हिडेनबर्ग की रिपोर्ट, बीबीसी की रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट्री इसी के ऊपर अब हम बदलने वाले हैं। तो बढ़ने क्या वाले, ये, हमले बढ़ने वाले, हमले बढ़ने हाँ वाले हैं। सॉरी, ये हमले बढ़ने वाले हैं, हमले बढ़ने वाले हैं। हिडेनबर्ग की रिपोर्ट और बीबीसी की रिपोर्ट क्या इसी ओर इशारा है? नहीं, ये बात ये तो शुरुआत भर है। अभी आप 2024 के चुनाव तक देखिए क्या क्या होगा। आप लोगों ने बड़े ध्यान से अगर देखा हो, राहुल गांधी शायद कुरुक्षेत्र में या अंबाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अपनी इस जोड़ो तोड़ो यात्रा के दौरान। उनसे एक सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि उनसे पूछा गया था कि ये भारत जोड़ो यात्रा का
मतलब हासिल क्या है, हम्म, मकसद क्या है? तो हम्म, उन्होंने कहा था कि नहीं, नहीं आपकी समझ में नहीं आएगा। हम्म, अभी इस यात्रा के बाद कुछ और होगा हम्म, और उसके बाद कुछ और होगा। तब हम्म, आप समझ पाएँगे कि एक्चुअल में इस यात्रा का मकसद क्या है। ये हम्म, कुछ और होगा और उसके बाद कुछ और होगा, ये क्या होने वाला है? हम्म, और राहुल गांधी ने साफ-साफ कह क्यों नहीं दिया कि इसके बाद क्या होने वाला है और उसके बाद क्या होने वाला है? हम्म, तो इसलिए हम लगातार बात करते आ रहे हैं पिछले करीब-करीब 8-10 महीने से हम्म, कि टूल किट तैयार हैं। एक के बाद एक के बाद एक बहुत सारी चीज़ें अभी निकल कर के सामने आएँगी। टारगेट बनाया जाएगा, ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी को टारगेट बनाया जाएगा। अभी आप देख लीजिएगा कुछ समय बाद धीरेंद्र शास्त्री को भी टारगेट किया जाएगा। हाँ, उनका किया भी गया। चरित्र हनन करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। अटैक होने हम्म, शुरू हो चुके हैं उन पर। हम्म, मतलब शाब्दिक अटैक हैं अभी। हम्म, किसी और की तो हिम्मत नहीं है कि उनके नज़दीक पहुँच जाए, वहाँ तो लाखों की भीड़ रहती है, वो हम्म, मारा जाएगा वहीं पर। पर शाब्दिक अटैक शुरू हो चुके हैं। वो सारा वामपंथी गैंग जो है, हम्म, वो शुरू हो चुका है। तरह-तरह के सवाल खड़े कर रहा है। हम्म, क्योंकि जब इनके पास कोई तर्क नहीं होता है, तो ये इसी तरह की बातें करना शुरू करते हैं। तो ओके। ये लगातार होगा और 2024 के इलेक्शन तक ये लगातार चलेगा। अभी हम कह भी नहीं सकते हैं कि अभी और क्या-क्या आना है, लेकिन उसके लिए तैयार रहिए। ओके। हर्ष दहिया जी, सुपर चैट के लिए धन्यवाद। आप लोग लगातार वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। चलिए, मैं एक चीज़ और समझना चाह रहा था, ये इस पूरे बजट पे क्या एक्चुअली आपने शो भी किया। अ, कांग्रेस के समय भी 3400 करोड़ का माइनॉरिटी बजट था। अब मोदी जी बात करते हैं एक तरफ तृप्तिकरण की, दूसरी तरफ ये पूरा बजट घटा के 3000 करोड़ का कर दिया। यानी मोदी जी कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ये जो जिनको आप अतिवादी हिंदू कह रहे हैं, वो पिछले कई दिनों से नोटा दबाने की अब बात करने लगे हैं, बीजेपी के खिलाफ ही माहौल बनाने लगे हैं। क्या इसका भी प्रभाव होगा राजनीति में? अभिषेक जी, मैं इस बात को मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ और मैं इन लोगों को सीरियसली लेता भी नहीं हूँ, क्योंकि ये जिनको हम और आप अति हिंदूवादी बता रहे हैं, अति हुँ, करने वाले बता रहे हैं, हुँ, ये एक्चुअल में हिंदू नहीं हैं। ये हुँ, फेक आईडी हैं और फेक आईडी बना कर के जो एक नैरेटिव बनाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में, हुँ, ये वो लोग हैं। अब ये किस कम्युनिटी से आते हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। हुँ, ये अति हिंदूवादी तो बिल्कुल नहीं है। हुँ, हुँ, ये गलत तत्व हैं, जो एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर की छवि को धूमिल करने में लगे हुए हैं, जिस प्राइम मिनिस्टर ने तमाम आरोपों की परवाह ना करते हुए हुँ, केदारपुरी का रंग रूप बदल दिया है, हुँ, वहाँ की यात्रा को सुगम बना दिया है, हुँ, केदारनाथ के मंदिर को सुरक्षित बना दिया है, गलियारा कितना शानदार बना है। बिल्कुल। वहाँ पर जिनका अतीत में योगदान रहा है किसी भी तरह का, हुँ, उनको भी वहाँ सम्मान दिया है। हुँ, इन्हीं प्रधानमंत्री ने हिंदू जो हमारी मान्यताएँ हैं, परंपराएँ हैं, जिन पर हम गौरव करते हैं, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, हुँ, उसको उसका सौंदर्यकरण ही नहीं किया है, बल्कि वहाँ तक अधिक से अधिक लोग पहुँचे और यात्रा उनकी बहुत सुगम हो जाए, हुँ, किसी तरह की तकलीफ़, कोई बड़ी तकलीफ़ ना हो, हुँ, उनके ठहरने की व्यवस्थाएँ, उनकी तमाम दूसरी चीज़ें, हुँ, मार्ग वगैरह वो सारी चीज़ें कर दी हैं। हुँ, इसके अलावा आप काशी विश्वनाथ आ जाइए। काशी विश्वनाथ में तो अभी आप होकर के आए हैं, परिवार बिल्कुल, के बिल्कुल। साथ आप गए गए जी, थे। जी, तो जी। वहाँ का जो माहौल चेंज हुआ है, मैं तो अभी जा नहीं पाया, लेकिन पूरा मेकओवर हो गया है। जितनी मैंने वीडियो देखी हैं, जितने लोगों के बयान सुने हैं, काशी विश्वनाथ पूरी तरीके से न केवल वो परिसर और गंगा घाट तक, हुँ, बल्कि हुँ, पूरी काशी नगरी, चाहे एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, साफ-सफाई का मामला हो, पूरी तरीके से बदल दिया है। गंगा वहाँ साफ हो गई है, वहाँ से शिप जो है वो शुरू हो गया है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक ऐसा आदमी जिसने महाकाल से लेकर के, उज्जैन से लेकर के और सोमनाथ तक हुँ, और अभी अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन कर के तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ भी देखिएगा कि किस तरह का विकास
पूरे एरिया का हो जाएगा। वहां पर लगभग सभी राज्यों को जमीन दी जा रही है कि आप अपने भवन बनाइए, कि आपके राज्यों से अगर कोई भगवान राम के मंदिर के दर्शन के लिए आना चाहता है, रामलला के दर्शन के लिए आता है, उनको किसी तरह की असुविधा ना हो। कितना बड़ा काम ये आदमी कर रहे हैं, और ये केवल केदारपुरी को नहीं चमका रहे हैं, ये अलग अलग जिलों में मेडिकल कॉलेज भी बना रहे हैं। सही बात स्वास्थ्य है। का, शिक्षा का, सड़कों का, रेलवेज का, वाटरवेज का, एयरवेज का, क्या नहीं कर रहे हैं वो देश के लिए। और ऐसे में अगर कोई आकर के हमारे कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि साहब हम तो नोटा दबाएंगे, तो आप मान लीजिए कि वो वही तत्व हैं जिनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। ये हिंदू या अति हिंदू नहीं है, ये अलग नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, इसलिए उनको सीरियसली मत लो। ये तो हमें आकर के गाली दे जाते हैं। हाँ, खैर तो मेरा इसका नाम तो तो कोई अंसारी रखा है कुछ लोगों ने कि अभिषेक आजकल पसमंदा अंसारी हो गए हैं, क्योंकि मोदी जी के वो लेकर के मैंने कहा कि 2024 में मैं खुल के उनके समर्थन में खड़ा हूं और अपनी पूरी शक्ति लगाऊंगा उनको जिताने के लिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि किस प्रकार से वामपंथी नैरेटिव और ये तमाम लोग, अगर मोदी गलत होते ना तो वामपंथी इतनी मेहनत नहीं करते मोदी को हराने के, फिर वो मोदी की चापलूसी में लगे होते। एक आपसे व्यक्तिगत अनुभव, व्यक्तिगत अनुरोध किया है मेरे एक दर्शक ने, आप दोनों प्लीज इस अवसरवादी अतिवादी हिंदू को एक्सपोज करना शुरू करिए, वरना एवरेज हिंदू इनकी बातों में ना आ जाए। ये एक बड़ा मैंने इसीलिए पूछा था सर, क्योंकि सबके पास ओमकार सर इतना तो ये दूरदृष्टि नहीं होता है। कुछ लोग तो ऐसे लोगों के झांसे में आ ही सकते हैं। तो क्या वो तो प्लान नहीं है कि 272 से किसी प्रकार से नीचे रख लें बीजेपी को, तो शायद हम मोदी को बाहर कर पाएँ? कैसे, कहाँ से 200 सीटें तो कोई बीजेपी से छीन ही नहीं सकता। 200 सीटें तो कांग्रेस बीजेपी की सॉलिड हैं, वो तो जीतनी ही जीतनी है। इसके अलावा जो इन लोगों ने तय किया है 140 सीटों पर फोकस करना, जहां पर या तो बीजेपी सेकंड रही है या थर्ड भी रही है तो बहुत अच्छी पोजीशन में रही है। 140 सीटों में से आप लगा लीजिए कि कम से कम 60-70 सीटें तो 80 सीटें तो आनी ही आनी है। ठीक बात है। और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी सीटें जहां बीजेपी पिछली बार उतना बेहतर नहीं कर पाई थी, वो वहां बेहतर कर सकती है। बहुत सारे राज्यों में इस बार उसकी सीटें बढ़ने वाली हैं, उत्तर प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में भी, बिहार में भी। और अ, मुझे ताज्जुब हुआ जब सी वॉटर ने और इंडिया टुडे ने सर्वे में इन 3 राज्यों में कहा कि साहब भारतीय जनता पार्टी को डेंट लगने वाला है। मैं जो आपको एक जानकारी दूँ सर, एक ज़बरदस्त जानकारी दूँ, दर्शक भी चौंकेंगे और आप भी चौंकेंगे। रिसेंटली मैं बंगाल पे फ़ोकस कर रहा हूँ पिछले 10 दिन से। अपने लोगों को बोला है, क्योंकि इतनी आपको भी पता है हमारी टीम नहीं है सर्वे एजेंसी की कि एकदम अचानक से पूरे देश का हम कवर अप कर पाएँ। बंगाल में इस बार बीजेपी टीएमसी से ज़्यादा सीट लेकर के आ सकती है। लेकिन मैं अभी दावा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा और आंकड़ा बाकी है। इस बार हो सकता है बीजेपी 24 सीट लेके आए। पिछली बार 18 लेके आई थी, और ये तब है जब दंगों में एक तरफा दंगे हुए थे और ये सारी चीजें हुई थी। प्रशांत जी, आप लगातार महाराष्ट्र पे बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के, विधान परिषद के चुनाव को लेकर के अलग शो करूंगा। ओमकार सर से मैंने बड़े मुश्किल से आधे घंटे का समय मांगा है। ओमकार सर, थोड़ा समराइज कीजिए इस टॉपिक को। आखिरी प्रश्न यही है आपसे कि क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक ये भी टैक्टिस हो सकता है कि किसी तरह से 269 पे हो जाए, 265 पे हो जाए, तब हम लॉबिंग करवा के किसी और को बीजेपी की तरफ से मंत्री बना दें, जिसके साथ हमारा साठ काट हो सकता है, या नरेंद्र मोदी को यही एकमात्र रोकने का उनके पास साधन है? कैसे लगता है आपको? देख नहीं, नहीं, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है अभिषेक जी, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये बताइए कि विपक्ष के पास क्या कोई नैरेटिव है नरेंद्र मोदी के खिलाफ? किसी नहीं। भी तरह का कोई नैरेटिव नहीं है। क्या नरेंद्र मोदी पर कोई आरोप है? कोई आरोप नहीं है। क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ देश में किसी तरह की नाराजगी है? कोई नाराजगी नहीं है। बिल्कुल नहीं। क्या नरेंद्र मोदी ने कोई पाप कर दिया है? नहीं किया है। दूसरा,
क्या विपक्ष के पास कोई चेहरा है? कोई चेहरा नहीं है। किसी एक चेहरे पर क्या समूचा विपक्ष एग्री करने को तैयार है? बिल्कुल तैयार नहीं है। बिल्कुल क्या तैयार नहीं। विपक्षी दलों के नेताओं की राजनीतिक विपक्षी दलों के नेताओं की कोई मीटिंग हुई है? इकट्ठा बैठ कर के उन्होंने कोई बातचीत की है आपस में कि भई नरेंद्र मोदी को या भारतीय जनता पार्टी को 2024 में रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये पार्लियामेंट सेशन से पहले तो सारे इकट्ठे हो नहीं पाते हैं। तो 2024 के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी के रथ को रोकने के लिए इकट्ठे कैसे आएंगे? भाई आप मुझे बताइए कि ममता बनर्जी क्या राहुल गांधी के नाम पर तैयार है? क्या कांग्रेस को बिल्कुल। सहयोग करने को तैयार है? चंद्रशेखर राव क्या कांग्रेस को सहयोग करने को तैयार है? अरविंद केजरीवाल क्या कांग्रेस के साथ खड़ा होने को तैयार है? बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। तैयार नहीं है, सही बात है। और इसी तरीके से एक दूसरे के साथ भी खड़े होने को तैयार नहीं है। इसके अलावा मैं एक और पॉइंट पे जाता हूं। क्या ममता बनर्जी महाराष्ट्र में जाकर के एमवीए के गठबंधन दलों को एक भी सीट का फायदा पहुंचा सकती है? नहीं पहुंचवा पहुंचा सकती सकती, है? नहीं उसका पहुंचवा कोई सकती। कोई किस्सा नहीं है वहां पे? हम्म, या के चंद्रशेखर राव बिहार हम्म, में आकर के लालू और नीतीश कुमार की सीटों में किसी एक सीट का इजाफा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल पंजाब से चाहे जो ले आए, 5, 7, 8 सीटें, दिल्ली में एक भी सीट उनके आने वाली नहीं है इस बार भी। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये बीजेपी को 269 सीटों पर रोक कैसे सकते हैं? या नरेंद्र मोदी को किस आधार पर रोक सकते हैं? या तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपके हाथ में कोई ऐसा सॉलिड नैरेटिव हो, ऐसा मुद्दा हो जिस पर आप उनको घेरने की कोशिश करें। आप महंगाई का, बेरोजगारी का रोना रोते हैं। आप अपने पड़ोस में देख लीजिए, पाकिस्तान में कितनी महंगाई है, कितनी बेरोजगारी है, कितनी आर्थिक बदहाली हो गई है। वो देश कंगाल होने के कगार पर खड़ा है। अभी श्रीलंका की मदद अगर आप नहीं करते तो श्रीलंका जो है वो बैठ गया था, हाँ तबाह हाँ, हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप किस बेस पर नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को रोकने की बात कर रहे हैं? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई चेहरा नहीं है और किसी एक चेहरे पर ये सहमत हो भी नहीं सकते हैं। इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2024 में बहुत कंफर्टेबली वापसी करने जा रही है। और मैं तो ये कहता हूं, हमेशा कहता हूं कि ये देश का सौभाग्य है कि एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर हमें मिल गया है कि जो किसी और बारे में सोचता ही नहीं है। वो हमेशा देश के बारे में ही सोचता है। देश के बारे में सोचते-सोचते सोता होगा और उठने के बाद भी बिल्कुल। देश के बारे में ही सोचता है। जी, मैं उस रात टू दिन चांचर कर रहे हैं, बीजेपी की खुद बहुमत आए तो अच्छा है, एनडीए की बहुमत ना आए। सिर्फ क्योंकि अगर बीजेपी की पूर्ण बहुमत नहीं है तो शायद मोदी को हटाने का एनडीए प्रयास कर सकता है। उसका सवाल का जवाब हमने ले लिया, लेकिन मेरा सवाल ओमकार सर से कुछ और है। सर, एक बयान ओपीएस को लेकर के बहुत चर्चा में है और दूसरा रामचरित, चूंकि आप आ गए हैं तो आपसे ले लेते हैं ये प्रश्न। रामचरितमानस को लेकर के बिहार से जो आग निकली वो उत्तर प्रदेश तक पहुंची है। क्या हिंदुओं को जाति में रामचरितमानस के नाम पे तोड़ने का प्लान है, या इसको बदल देता हूं, या स्वामी प्रसाद मौर्य ही अब समाजवादी पार्टी के बर्बादी का कारण बनेंगे? ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। अभी 8:30 बजे मैंने इसी पे शो किया है और हम अच्छा। लोग चर्चा कर रहे थे। देखिए वो दृश्य देखिए, जब गंडकी नदी से ये शालिग्राम शिलाएं चली हैं और बिहार होते हुए कुशीनगर और ये अयोध्या तक पहुंची हैं। जहाँ-जहाँ ये रुकी हैं, सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े हुए भीड़ थे दर्शनों के बहुत। लिए, उसको किसी तरह छूने के लिए। हम्म। और ये कौन लोग थे जो सड़क के दोनों तरफ खड़े हुए थे? कोई एलीट वर्ग है क्या? या नहीं नहीं। कोई कोई खाते-पीते और बहुत संपन्न लोग हैं, या
किसी नेता ने उनको ले जाकर के वहां खड़ा किया नहीं, उनको पता लग गया तो वहां जाकर के घंटों घंटों इंतजार कर रहे थे, बिल्कुल। केवल ये सोच करके कि इनसे भगवान राम का विग्रह तैयार होने वाला है, बस ये सोच करके वहां खड़े हुए थे। ये सब गरीब गुरबा परिवारों से हैं, ये उन्हीं परिवारों से हैं जिनको मायावती और अखिलेश यादव अपना वोट बैंक समझते रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि कोविड काल के जो 28 महीने गुजरे हैं अब तक के, और जिनको अभी और साल भर के लिए आगे बढ़ाया गया है, जो मुफ्त में खाद्यान्न दिया जा रहा है, भोजन दिया जा रहा है, उसकी व्यवस्था की जा रही है, उसके लाभार्थी वही परिवार हैं, वही लोग हैं जिनका अगर रोजगार छिन भी गया या जिनको रोजगार नहीं भी मिल पा रहा है, तो ऐसे परिवार भूखे ना सोने पाए, ये व्यवस्था की है। और माफ करिएगा, 80 करोड़ जनता को लगातार इतने लंबे समय तक भोजन उपलब्ध कराना, बहुत बड़ा काम ये है सर, कोई बहुत बड़ा। मजाक काम नहीं है, ये बहुत बड़ी सेवा है, हम्म, ये बहुत बड़ा एक उनका संकल्प है जिसको वो पूरा कर रहे हैं। हम्म, इस देश के लोग बाकी सब कर सकते हैं, हम्म, लेकिन ये काम नहीं कर सकते कि कोई अगर आपका पेट भरने की चिंता कर रहा है, आपकी भूख की चिंता कर रहा है, हम्म, उसके साथ आप किसी तरह की नाफरमानी करें या हम्म, किसी तरह की बेवफाई करें। सही बात बाकी है। सारी चीज़ों को हम छोड़ भी दें, तो हाँ, ये जो कुछ चीज़ें की जा रही हैं, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हों या अखिलेश यादव बयानबाजी कर रहे हों, ये इनकी हताशा शो करता है। नहीं क्या क्योंकि लगता है सर, दो अखिलेश यादव को ऐसा क्यों लगता है कि वो राम भगवान को गाली दे करके, अच्छा ये चमत्कार देखिए सर, अ, चूंकि आप पश्चिमी यूपी से हैं और जहाँ की सुबह जो है होती है राम राम से बोलते हैं, मतलब एक दूसरे से मिले भी तो राम राम बोल के मिले। तो हाँ, मैं ये कहता हूँ केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, इनके यादव बाहुल्य गाँव में भी आप निकल जाइए, तो हम्म, वहाँ भी बुजुर्ग सब राम-राम करके ही एक-दूसरे को संबोधित करते हैं। तो तो ये या तो लोगों के मानस को समझते नहीं हैं, हम्म, हमारी जो संस्कृति है उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, इसको ये समझ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक। या फिर एक दाँव खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि हम्म, थोड़ा-सा अगर दूध में नींबू निचोड़ दें तो हो सकता है फट जाए और हमारा काम चल जाए। हम्म, ऐसे राजनीति नहीं चलती है, और ये भूल कर रहे हैं। हम्म, वो जातिवादी राजनीति जो 90 के दशक में मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद शुरू हुई थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 दशक तक काम की है, 12 साल हम्म, तक काम की है। हम्म, जब से ये नया दौर शुरू हुआ है, अब वो जातिवादी राजनीति धीरे-धीरे खत्म हो रही है। हम्म, और ये अलग-अलग राज्यों के चुनाव परिणाम हमें बता भी रहे हैं कि लोगों ने एक अलग तरीके से सोचना शुरू कर दिया है। उनको हम्म, अब वो जातिवादी पूड़ा हलवा नहीं चाहिए। हाँ, वो कहीं-कहीं काम करता है, कर हाँ, जाता है, कुछ जगह लेकिन ओवरऑल वो काम नहीं कर रहा है। अब लोगों को विकास चाहिए, ठीक बात अपने है। आस-पास की सड़कें ठीक चाहिए, अच्छा पानी चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, दूसरी सुविधाएँ उनको चाहिए। वो जातिवादी चूरन चाट करके अब संतुष्ट होने को तैयार नहीं है। हुँ। एक एक मेरे दर्शक ने ही, चूँकि आज मैं फेक न्यूज़ पे शो कर रहा हूँ, तो दर्शक ने याद दिलाया कि राष्ट्रपति भवन में, अच्छा इसको सभी मीडिया हाउस ने कवर किया। किस प्रकार से ये नैरेटिव चला गया, थैंक यू सुदर्शन न्यूज़ जिसने इस पूरे झूठ को बेनकाब किया कि राष्ट्रपति भवन में पठान फ़िल्म का स्पेशल स्क्रीनिंग हुआ। जबकि राष्ट्रपति भवन में चूँकि माननीय राष्ट्रपति महोदया कहीं हमेशा जाती नहीं है, नहीं करती, तो हर वीक पे फ़िल्म कोई ना कोई चलती है, कोई स्पेशल स्क्रीनिंग जैसी कोई बात नहीं है। दूसरा एक नाराज़ हिंदू हैं जिन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा को फ्रिंज एलिमेंट कह के पार्टी से निकाल दिया गया। सर आपको मैं एक बात बताऊँ, बीजेपी ने नुपुर शर्मा को बचा लिया। नुपुर शर्मा अरेस्ट तक नहीं हुई है। आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, ये बात समझने के लिए थोड़ा-सा डीप पॉलिटिक्स, राजनीति का भी दूसरा पहलू समझना चाहिए।
सर आखिरी संदेश ऐसे हिंदुओं को जो नोटा दबाने की आजकल बात कर रहे हैं, इस फेक न्यूज़ के झांसे में आकर के उनको कुछ कहेंगे? या फिर आप फिर वही कहेंगे कि सीरियसली नहीं लेना है? देखिए मैं उस पे एक्चुअल में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त भी नहीं करना चाहता, रिएक्ट भी नहीं करना चाहता। मैं ये कहता हूँ कि डेमोक्रेसी हुँ, आपको फैसले लेने का अधिकार देती है। आप किसी को अगर ठीक बात। वोट करना चाहते हैं, आप करिए। देश के विकास के लिए, देश को सही दिशा में ले जाने के लिए अगर आप किसी को सहयोग करना चाहते हैं तो करिए। नहीं करना चाहते हैं और प्रोपेगेंडा में फँसना चाहते हैं तो आपको जो चाहे वो करिए आप, स्वतंत्र हैं। लेकिन सर फ्रस्ट्रेशन में आकर के किसी को सरकारी हिंदू मास्टर स्ट्रोकवादी भी कह देना, ठीक है आपकी 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 आस्था है, आप नरेंद्र मोदी जी को वोट ना करें, आप नोटा दबा दें। लेकिन अगर ये विचारधारा का मंच है और सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो मेरी भी अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि मैं हिंदू होते हुए मैं नरेंद्र मोदी जी को समर्थन करना चाहता हूँ। तो इसमें फर्जी, मास्टर स्ट्रोकवादी, अंसारी, पशमंदा ये सर्टिफिकेट का ट्रेंड कहाँ से शुरू हो गया फिर? नहीं, नहीं, मैं कि आपको भी सलाह दूँगा कि इन चीज़ों को दिल पर ना लीजिए, उनको फ्रस्ट्रेशन निकालने दीजिए और ये अति हिंदूवादी नहीं हैं, हुँ, ये दूसरे लोग हैं, हुँ, जो यहाँ हिंदू बन कर के एक नैरेटिव हुँ। सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। धन्यवाद ओमकार सर शो में आने के लिए उस्ताद फितरुद्दीन चांचर जी हमारे सवाल का जवाब ही एक्चुअली दे रहे हैं, प्रश्न नहीं है। नुपुर शर्मा पार्टी से बाहर नहीं हुए, सिर्फ पार्टी के स्पोक्स पर्सन पोजीशन से सस्पेंड की गई है। ऐसे ही बीजेपी ने उनको वाई प्लस कैटेगरी सुरक्षा नहीं दी है। थैंक यू, ये ज़रूरी गई थी। दिनेश बिष्ट ने कहा कि कश्मीर फाइल्स भी दिखाई गई थी राष्ट्रपति भवन में। ये वाली बात दिनेश बिष्ट जी कोई नहीं बोलता। अपने मतलब की न्यूज़ जो है चलाई जा रही है, अपने मतलब की न्यूज़ एक खबर मैं एक बात कहूँगा, आप बेहतर है उन राष्ट्रवादी यूट्यूबर्स को देखिए। ऐसे न्यूज़ अब जब जी न्यूज़ इस हद तक आकर के झूठ फैला सकता है, आज तक ने जो धीरेन्द्र शास्त्री जी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, उसके बाद भी अगर किसी को ये लगता है कि ये न्यूज़ वाले 2024 में जिसके बारे में ओमकार सर बता रहे हैं कि उस नीचता तक नहीं पहुंचेंगे, तो आप भ्रम में हैं। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि 2024 पानीपत का चौथा युद्ध है मेरे लिए और इस बार जीतना किसी भी कीमत पे हमको है ताकि वो बदलाव दिखे जिस कोर्ट में और जिस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जिसके बारे में कॉलेजियम सिस्टम के बारे में लगातार कानून मंत्री बात कर रहे हैं इसी बार जब जीत होगी तो सिस्टम में बदलाव की शुरुआत होगी ओमकार सर शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ओशन नेटवर्क की बहुत-बहुत तरफ से धन्यवाद अभिषेक याद करने के लिए और सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। नमस्कार। दोस्तों आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ओमकार सर के चैनल को भी फॉलो कीजिए बिल्कुल ओमकार सर डंके की चोट पे बात करते हैं हम लोगों के बीच का समन्वय अच्छा हो जाता है एक पूरा तजुर्बा हो जाता है एक युवा जोश हो जाता है नहीं, नहीं, आपका भी अपना अनुभव है। बिल्कुल सर धन्यवाद सर और बहुत दर्शकों धन्यवाद। को एक जानकारी दे दूं कि 6 अक्टूबर को कर्नाटक का पहला ओपिनियन पोल मेरे चैनल पे आ जाएगा उसके बाद अन्य चैनलों पे भी हम इस बारे में जरूर डिस्कस करेंगे धन्यवाद